सीटेट 2026 के संडे स्पेशल महा मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत करेंगे इस क्लास की एसएसटी पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से, जिसमें हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, सिविक्स यानी कि आपका नागरिक शास्त्र और पेडागोजी के जो क्वेश्चन है, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। आपकी बार सीटेट पार के साथ आगामी परीक्षा आपकी 6 सितंबर 2026 को है। ऐसे में सारा सब्जेक्ट हम लोग एक ही क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सभी पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट प्लस में आगामी परीक्षा, तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को तैयार किया गया है। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं इस संडे स्पेशल महा मैराथन क्लास को, जिसमें हम लोग कंप्लीट एसएसटी को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ताबड़तोड़ क्लास की प्रश्न संख्या 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा यानी कि डॉक यार्ड का साक्ष्य प्राप्त हुआ? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है लोथल, ऑप्शन नंबर सी कहता है धोलावीरा और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता के आपका जो लोथल जगह है, वहां से हमें डॉकयार्ड का जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बाकी अगर मैं कालीबंगा की बात करूं तो ये राजस्थान में है, लोथल की बात करूं तो ये गुजरात में है और 1954 में इसकी खोज हुई थी और एस आर राव का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इसकी खोज की थी। बाकी धोलावीरा भी आपका गुजरात में है और मोहनजोदड़ो जो है वो आज के पाकिस्तान में है। हम सभी जानते हैं 1922 में इसकी जो है वो खोज हुई थी। तो क्वेश्चन एक है, लेकिन इसके साथ हमने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो भी आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना है उसको डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सवाल नंबर सेकंड की ओर। तो यही हमारा इस महा मैराथन का पढ़ने का तरीका रहेगा। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग साथ के साथ डिस्कस करेंगे ताकि सवाल कहीं से भी पूछे उत्तर आपको पता हो, और सवाल भी हमने E1 क्वालिटी का आपके लिए चुना है, डिसाइड किया है। ठीक है, वो आप जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप उसके पैटर्न को देखकर ही समझ जाओगे। सवाल नंबर 2 है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज विद्वान कौन है? सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। ये भी इतिहास का क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी कहता है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर सी कहता है एलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका विलियम जोन्स। तो प्रथम अंग्रेज विद्वान जिसने सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ा वो आपके कौन थे? तो आप कहेंगे जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को इन्होंने पढ़ के सफलता पाने में ये कामयाब हो गए और 1837 का समय आपको ध्यान रखना है, ये जो है वो इसकी शताब्दी थी। ठीक है, चलेंगे अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने स्क्रीन पे ज्योग्राफी भूगोल का सवाल है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है जिसमें मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली मोड पे पूछा गया है। हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी जो है वो 5 परतों में बटी है। तो सबसे नीची परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं और इसी में मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हो, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कोहरा हो, धुंध हो, ये सभी इसी क्षेत्र में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल फैला हुआ है, ये सबसे निचली परत है। इसके ऊपर जाएंगे तो आपका समताप मंडल आएगा, ठीक है, जो कि आपका 13 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उससे ऊपर जाएंगे तो आपका मध्य मंडल यानी कि मेजोस्फीयर आएगा, जो कि आपका 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उससे भी ऊपर जाएंगे, ये चौथी लेयर है आपकी आयन मंडल, जो कि आपका 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और 400 से ऊपर जाएंगे तो आपका बहिर्मंडल, वो आपकी 5वीं परत है। चलेंगे सवाल नंबर फोर्थ को देखेंगे। भारत में कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये सवाल पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको दे दे कि इन ऑप्शंस में से पहचानिए जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या फिर इन ऑप्शंस को पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो सवाल पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आपको जो है जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपके उसको सभी पैटर्न को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और यही स्ट्रेटजी होती है एग्जाम को क्रैक करने की। ऑप्शंस देख लेते हैं। 6 राज्य से, ऑप्शन नंबर बी कहता है 7 राज्य से, ऑप्शन नंबर डी कहता है सी कहता है 8 राज्य से, जबकि ऑप्शन नंबर आपका डी कहता है 9 राज्य से। तो ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कुल 8 स्टेट से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ये जो है वो 8 स्टेट है। तो कौन कौन सा टच कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं।
आपको दिख रहा होगा गुजरात। गुजरात के बाद हम बात करेंगे राजस्थान। राजस्थान से आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड से आगे बढ़ेंगे तो आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल टच करेगा। और दो पूर्वोत्तर देश, जिसमें एक का नाम है त्रिपुरा और एक का नाम है मिजोरम। तो ये वो 8 हमारे राज्य हैं भारत के, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। अगर इसके अक्षांश की बात करूं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है ये कर्क रेखा होता है, और आप इसको चित्र में देख के बखूबी समझ पाएंगे। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 5 देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हम सभी जानते हैं हमारे भारत के संविधान को, कई देशों के संविधान को स्टडी करने के बाद उसको अपने हिसाब से आइडेंटिफाई मॉडिफाई करने के बाद उसको अडॉप्ट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सिविक्स का सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रिटेन यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी कहता है सोवियत संघ, जिसको आजकल हम लोग रूस कह देते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका आयरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका फंडामेंटल राइट का, वो कौन सा होने वाला है? तो आप कहेंगे ये हमने यूएसए से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अच्छा, और क्या क्या लिया है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो आप कहेंगे न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, यानी कि जो आपका जुडिशरी फ्री है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, वो भी हमने कहाँ से लिया है? तो आप कहेंगे हमने ये यूएसए से लिया है। उसके अलावा हमने यहाँ से क्या लिया है? तो इसके अलावा हमने यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद लिया है। और ये जो महाभियोग है, यानी कि राष्ट्रपति पति को हटाने का जो प्रोसेस है महाभियोग, ये भी हमने यूएसए से ही लिया है। ठीक है। बात करेंगे ब्रिटेन की यानी कि यूके की, तो यहाँ से हमने संसदीय प्रणाली लिए है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, ये भी हमने कहाँ से लिया है? तो आप कहेंगे इसको भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये चीजें ब्रिटेन के बारे में इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करूँ अगर मैं यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ यानी कि आज के रशिया रूस की, तो यहाँ से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं? तो आप कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य हमने जो है वो यहाँ से लिया है। ठीक है। अधिकार हमने यूएसए से लिया है, कर्तव्य हमने जो है वो सोवियत संघ से लिया है। इसके अलावा हमने जो हमारा पंचवर्षीय योजना है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? तो आप कहेंगे ये हमने रूस से लिया है। ठीक है। आयरलैंड से क्या क्या लिया है? तो आप कहेंगे आपका जो डीपीएसपी है, ये हमने आयरलैंड से लिया है। तो कहाँ से हमने क्या लिया है, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। चलिए चलते हैं। अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए कि हमने ये चीजें कहाँ से ली है, तो आप उसको बता पाओगे। जो नहीं पढ़ा है वो आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर दोगे। तो कुल मिला के आपका ये टॉपिक जो है वो कि हमने कहाँ से कौन सी चीजें ली हैं, वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 से ही आपका रिवाइज हो गया। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे। हालांकि एसएसटी पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए, या किसी भी एग्जाम को पढ़ने का या क्रैक करने का तरीका भी यही होना चाहिए। जो सवाल पूछा जा रहा है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल होना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि क्वेश्चन कौन सेट कर रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो उस चीज को हम लोग इमेजिन करके हर एक चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ज्यादा। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा यानी कि 3 लेवल किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी कहता है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी कहता है एल एम सिंघवी समिति। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका पीवी के राव समिति। तो ये जो आपका त्रिस्तरीय ढांचा है, ये लिया गया है किसके सिफारिश पे? तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पे इसको लिया गया है। 1957 में ये प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें हम लोग 3 लेवल पे हमने पंचायत को बांटा था। सबसे जो निचला स्तर है उसको हम लोग ग्राम लेवल कहते हैं। उसके बाद हम जो है इसको प्रखंड लेवल कहते हैं, और सबसे ऊपर के लेवल को हम लोग जिला लेवल कहते हैं। तो ये इसका 3 स्तरीय है। चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से आपका गांव भर में पंचायत सभा लगती है। बाकी बात करूं अगर मैं यहाँ पे अशोक मेहता कमेटी की, तो इन्होंने 1977 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इन्होंने कहा कि 2 स्तर होना चाहिए। तो 2 स्तर की कमेटी की सिफारिश आपका अशोक मेहता कमेटी ने किया था, जिसमें सबसे पहली जो स्तर है वो मंडल पंचायत होना चाहिए, और दूसरा आपका जिला परिषद होना चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलेंगे अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 अपने स्क्रीन पे।
1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन कई बार सीटेट का फेवरेट सवाल है, कई बार पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टाए होंगे तो आपने जरूर से देखा होगा इस सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी कहता है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी कहता है लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन नंबर डी कहते हैं लॉर्ड मिंटो। भैया सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, इसीलिए एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना। ऑल द पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग सीटेट एग्जाम। बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए की। तो इनके कार्यकाल की अगर मैं चर्चा करूं तो 1848 से लेके 56 तक इनका कार्यकाल रहा है। कैनिंग की बात करूं तो 1856 से लेके 62 तक इन्होंने जो है वो शासन किया है। कर्जन, जो कि हमारे पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए जाने जाते हैं, 1899 से 1905 तक इन्होंने शासन किया है। और अगर मिंटो की बात करूं तो इन्होंने जो है आपका 1905 से लेके 1910 तक शासन किया है। ठीक है, अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे 1857 के समय कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदल गया, और फिर ये जो नाम है ये वायसराय हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1858 में भी कौन रूल कर रहे हैं, आप कहेंगे कैनिंग रूल कर रहे हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, वो भी आपके लॉर्ड कैनिंग ही होंगे। ठीक है, 1858 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, भारतीय शासन अधिनियम, जिसके तहत गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय पद को लाया गया। ठीक है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग का नाम ध्यान रखना है, सभी का कार्यकाल याद रखना है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 अपने स्क्रीन पे भूगोल का सवाल है। क्वेश्चंस हम लोग मिक्स मर्ज करके लाए हैं ताकि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर बोर फील करते हो तो वो आपको बोर वाली फीलिंग ना आए। हालांकि मन में ये सोचना ही नहीं है कि हम एसएसटी पढ़ के बोर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सुंदर सब्जेक्ट हैं, चीज़ों को कनेक्ट करना हमको सिखाती हैं। देखेंगे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान एक आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है? ऑप्शन देख लेते हैं। संगमरमर, जिसको हम लोग मार्बल कहते हैं, बलुआ पत्थर यानी कि आपका सैंडस्टोन, बेसाल्ट, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका चूना पत्थर, जिसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं। तो देख लिए यहाँ पे इग्नियस रॉक पूछा गया है, आग्नेय चट्टान, तो आग से क्या बनता है, आप कहेंगे बेसाल्ट बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बाकी अगर यहाँ पे मैं संगमरमर यानी कि मार्बल की बात करूं तो ये आपका रूपांतरित चट्टान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रूपांतरित चट्टान है यानी कि आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो जिनको इंग्लिश में नाम याद है वो मेटामॉर्फिक याद कर सकते हैं, जिनको हिंदी में याद है वो रूपांतरित चट्टान याद कर सकते हैं। बाकी बात करूं यहाँ पे मैं सैंडस्टोन और चूना पत्थर की, तो ये दोनों ही जो है ये अवसादी हैं, अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल हैं, यानी कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे ये दोनों हमारे सेडिमेंट्री रॉक के जो है वो एग्जाम्पल है। बाकी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका अग्नि चट्टान है, बसाल्ट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलेंगे अगले सवाल। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी पूछ लिया जाए कि अब मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल दो, तो आप बता दोगे संगमरमर है। आपसे ये पूछ लिया जाए अवसादी का उदाहरण दो, तो आप कह सकती हो कि चूना पत्थर और बलवा पत्थर, ये जो है वो आपका अवसादी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 अपने स्क्रीन पे। अच्छा, जब आप महा मैराथन सीरीज को देखते हो तो एक कॉपी लेके बैठा करो और उसमें नोट किया करो कि हमें कितने क्वेश्चन आते थे और इस क्लास से हमने और कितने एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल क्वेश्चन जो है वो हमने सीखे हैं, ताकि आपको गैप पता चले अपने पढ़ने और एग्जाम के पैटर्न का। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखेंगे, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कभी कभार क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर गलत कर देते हो। सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है, अगर यहाँ पे राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो हम ये बोलते कि इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है, यह एक परमानेंट हाउस है, अस्थाई सदन है। लेकिन यहाँ पे मेंबर्स का कार्यकाल पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए कहता है 4 साल, ऑप्शन नंबर बी कहता है 5 साल, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका 6 साल, और ऑप्शन नंबर डी तो हमने देख ही लिया कि यह एक अस्थाई सदन है। तो देखिए राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि यह एक अस्थाई सदन है, लेकिन यहाँ पे मेंबर्स का पूछा गया है, तो यहाँ पे हर एक 6 साल पे राज्यसभा के जो टोटल 1/3 लोग होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखेंगे,
सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन माने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेडागोजी शिक्षा शास्त्र से। ऑप्शन देख लेते हैं। जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर बी कहता है विलियम किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर सी कहता है मारिया मॉन्टेसरी और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका रूसो। ठीक है, तो रूसो तो भाई गलत है, ये तो आपके अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड पूछा गया है, तो इसके जनक आपके विलियम किलपैट्रिक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। वी किलपैट्रिक के नाम से आप याद कर सकते हो, या फिर शॉर्ट में इसको आप WK के नाम से भी याद कर सकते हो। बाकी जॉन डीवी की अगर मैं बात करती हूँ, तो आधार इन्होंने रखा था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, आधार रखा था, बेस बनाया, लेकिन उसको पॉपुलर किया, अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया विलियम किल पैट्रिक ने। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 अपने स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन देखिए, 1857, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1885, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1905 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1919। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आजकल आप कांग्रेस के नाम से जानते हो, हाथ छाप जिसका पहचान है, इसकी स्थापना आपकी 1885 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। किसने किया था? तो आपको A.O. ह्यूमे का नाम आपको जो है वो ध्यान रखना है, A.O. ह्यूम। ठीक है, बाकी अगर मैं इससे आगे की बात करूं, तो यहाँ पे इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो आपको डफरिन का नाम ध्यान रखना है। इस टाइम कौन शासन कर रहा था? तो आप कहेंगे लॉर्ड डफरिन का शासन काल था। और इन्होंने कब से लेके कब तक शासन किया? तो 1884 से लेके 88 तक, यानी कि कोई 4 साल इन्होंने शासन किया। और इन्हीं के कार्यकाल में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और स्थापना करने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे A.O. ह्यूम। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखेंगे। जितने पॉसिबल पॉइंट्स बन सकते हैं वो हम लोग साथ के साथ ही डिस्कस करते चल रहे हैं, ताकि आपको आसानी से सारी चीजें ऑन टिप याद हो जाए। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखेंगे। और जब हम प्रैक्टिस सेट्स करते हैं, मैराथन करते हैं, तो उसका मकसद भी यही होना चाहिए कि इतना हम लोग कंठस्थ कर ले कि हम लोग एग्जाम में जो भी सवाल देखे वो हमारे जुबान पे उसका आंसर तैयार हो। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखेंगे, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का सवाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी कि एरिया वाइज वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आपका महासागर यानी कि ओशियन कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी कहता है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, ऑप्शन नंबर सी कहता है आर्कटिक महासागर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक आपका महासागर। तो चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये आपका उत्तरी पैसिफिक है, ये आपका दक्षिणी पैसिफिक है, यानी कि प्रशांत महासागर ही पूरा जो है वो उसने क्षेत्रफल घेरा हुआ है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मरीना ट्रेंच दिख रहा होगा। ये मरीना ट्रेंच क्या है? हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, डीपेस्ट पार्ट है हमारी अर्थ का। ठीक है, सबसे गहरा भाग है। और अगर इसकी मैं बात करूं गहराई की, तो 11,022 किलोमीटर इसकी जो है वो डेप्थ है। तो इसकी भी हमने चर्चा कर ली। बाकी अगर ये पूछा जाए कि सबसे व्यस्त महासागर कौन है, तो आपको उस टाइम अटलांटिक का नाम ध्यान रखना है। इकलौता ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा है, तो वो आपका हिंद महासागर होगा। तो सवाल एक लेकिन उत्तर अनेक, और यही चीज के हम प्रयास में रहते हैं। सवाल नंबर 13 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिविक्स का सवाल है आपका। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी कहता है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कहेंगे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं।
और अगर शपथ की बात करूं तो इसकी चर्चा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 60 में की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज होना चाहिए वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए, ये चीज भी आपको साथ के साथ ध्यान रखना है। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं और सभी चीजें आपको जो है वो ध्यान रखना है। चलिए चलेंगे सवाल नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन द स्क्रीन। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि करंट के वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और ये कितने नंबर के हैं। ठीक है, दोनों चीजें आपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करनी है। सवाल नंबर 14 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी कहता है कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी कहता है छांदोग्य उपनिषद और ऑप्शन नंबर डी कहता है बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये जो आपका सत्यमेव जयते है यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी इसको अडॉप्ट कब किया हमने, इसको हमने कब अपनाया, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को हमने इसको अडॉप्ट किया। सवाल नंबर 15 देखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग कितने परसेंट है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 21%, ऑप्शन नंबर बी कहता है 78%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 0.03% एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 1%। तो हम सभी जानते हैं जो नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये 78% जो है वो इसकी टोटल मात्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बाकी अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, जो कि हम लोग सांस लेते हैं, तो वो कुल 21% है। बाकी 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन हो गया, धूल, मिट्टी कण और बहुत सारे अदर गैसेस जो है वो पाए जाते हैं। तो सारी चीजें आपको जो है वो ध्यान रखनी है। सवाल नंबर 16 देखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? कई बार सीटेट में ये प्रश्न पूछे गए हैं और क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए आगामी परीक्षा में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऑप्शन देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी कहता है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका राजा राम मोहन रॉय या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ब्रह्म समाज हम सभी जानते हैं 1828 में इसकी स्थापना हुई थी और राजा राम मोहन रॉय, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये हमारे RRR हैं यानी कि राजा राम मोहन रॉय हैं। ठीक है, सवाल नंबर 17 देखेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार सीटेट में पूछा गया है। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? तो दिस इज ऑल्सो स्टार मार्क कर लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी कहता है राम कृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर सी कहता है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो आपका वेदों की ओर लौटो का नारा है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। और हम सभी जानते हैं कि 1875 में इन्होंने क्या किया था, तो आप कहेंगे आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तब आपको यहाँ पे मुंबई का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 18 देखेंगे। अच्छा, इनकी अगर मैं और डिटेल में बात करूं तो इनके बचपन का नाम जो है वो भी कभार पूछ लिया जाता है, मूल शंकर है। सवाल नंबर 18 देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो काफी ये एक दुखद ट्रेजेडी है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 1917, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1919, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1920 और ऑप्शन नंबर 22 कहता है आपका, ऑप्शन नंबर डी कहता है 1922। तो ये जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है हम सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में ये जो है वो घटना हुई थी। बैसाखी का दिन था, लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। वहीं पे जनरल ओ डायर ने जो है वो गोली चला दी गई थी। गोली चला दी सारी गेट बंद करके, जिसमें कई सारे लोगों का नरसंहार हुआ। तो इस दिन को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 1919 का वर्ष है। बाकी अगर आपको ये पूछा जाए कि इस टाइम जो है वो गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको चेम्स फोर्ड का नाम ध्यान रखना है। ये जो चेम्स फोर्ड है, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम ये शासन कर रहे थे और 1916 से लेके 21 तक इन्होंने रूल किया। चलेंगे अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 19 अपने स्क्रीन पे।
असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा? तो असहयोग का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे अंग्रेजों की हेल्प नहीं करना, सहयोग नहीं करना, क्योंकि वो हमारे ही सहयोग से आगे बढ़ रहे थे, स्टेप अपना आगे बढ़ा रहे थे। तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और 1922 में इस पे तात्कालिक रूप से रोक लग गई। तो किस कारण की वजह से हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। काकोरी कांड, ऑप्शन नंबर बी कहता है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर सी कहता है साइमन कमीशन और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये तो 1919 में ही हुआ था। साइमन कमीशन आपका 1928 में हुआ था। बात करेंगे चौरी चौरा कांड की, तो यही जो है वो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी जानते हैं कि 4 फरवरी आपका 1922 को 4 फरवरी 1922 को जो पुलिस स्टेशन है वहां पे आग लगा दी गई थी और 22 पुलिस वाले जो है वो इसमें जल गए थे, मर गए थे। इसी घटना को हम लोग जो है वो चौरी चौरा कांड कहते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की ये घटना है। ग्रामीण ने जो है वो आक्रोश में आके, ठीक है, गोरखपुर की घटना है, ग्रामीण ने आक्रोश में आके पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिससे 22 पुलिस वाले मरे। इसी घटना को हम लोग चौरी चौरा कांड कहते हैं। गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर अपना जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस कर लिया, क्योंकि गांधी जी का एक ही फॉर्मूला था। वो किस फॉर्मेट पे काम करते थे कि आपको हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। सवाल नंबर 20 देखेंगे। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस उद्देश्य से की थी? तो ये जो दांडी मार्च है ये भी आपका फेवरेट टॉपिक है, इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर से बन जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कहता है नमक कानून तोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कहता है दलितों के अधिकार के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है किसानों की कर्ज माफी के लिए। तो ये जो आपका दांडी मार्च है ये नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बात करूं अगर मैं इसके टेन्योर की, टाइम टेबल की बात करूं, तो ये आपका 12 मार्च 1930 से लेकर, ठीक है, 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक की ये जो है वो यात्रा थी। टोटल जो है वो 24 दिन की यात्रा थी। 240 माइल जो है वो टोटल चले थे, यानी कि 10 माइल जो है वो ये लोग क्या करते थे, पर डे चलते थे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। बाकी 78 लोगों से मिलके ये यात्रा जो है वो शुरू हुआ था। साबरमती से दांडी तक की यात्रा थी। तो ये इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। 1930, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1940, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1942, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 1945। तो ये जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये आपका कब शुरू हुआ था? तो आप कहेंगे 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहाँ से शुरू हुआ था, तो जगह भी आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर टैंक। और ये ग्वालियर टैंक कहाँ पे है? तो आप कहेंगे मुंबई में है। मुंबई में जो है वो ग्वालियर टैंक है, यहीं से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी में महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था, यानी कि करो या फिर मरो का नारा दिया था। ये गांधी जी के द्वारा दिया गया नारा था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त, ग्वालियर टैंक, मुंबई, डू और डाई। ठीक है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है और सब कुछ आपको ध्यान रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। आजाद हिंद फौज यानी कि आईएनए का नेतृत्व लीड किसने किया? ऑप्शन देख लेते हैं। भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी कहता है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी कहता है चंद्रशेखर आजाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका राम प्रसाद बिस्मिल। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सब आने वाले आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है, ठीक है, ताकि आप अपने सीटेट के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आप कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ, 60/60 ला पाओ। इतना मेहनत करने के बाद अगर आप अच्छे से क्लास को देखते हो तो काफी बेनिफिशियल होने वाला है। वो आप क्वेश्चन के लेवल को देख के ही समझ गए होंगे। बाकी बात करूँ अगर यहाँ पे मैं आईएनए की, आजाद हिंद फौज की, तो इसको लीड किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ये आपको ध्यान रखना है।
और कहाँ से किया था, तो आप कहेंगे सिंगापुर से। ठीक है, दोनों बातें आपको जो है वो ध्यान रखना है। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 अपने स्क्रीन पे। हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित था? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन देख लेते हैं। सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी कहता है रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी कहता है सतलुज नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका घग्गर नदी। तो कई बार हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं, इसलिए लोग हड़प्पा को लेकर सिंधु टिक लगा देते हैं, जबकि सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा शहर की स्थापना नहीं हुई थी। तो सवाल को आपको अच्छे से पढ़ना है सबसे पहले। बाकी बात करो सिंधु नदी के किनारे, तो इसके किनारे आपका मोहनजोदड़ो जो है वो स्थित था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का नाम आपको जो है वो ध्यान रखना है। रावी नदी के किनारे ही जो है वो आपका हड़प्पा शहर बसा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी बात करूँ अगर मैं सतलुज की, तो सतलुज में रोपड़ जो है वो बसा था, और रोपड़ आज के पंजाब में है। बात करूँ घग्गर की, तो घग्गर के किनारे आपका कालीबंगा स्थित है, और कालीबंगा हम सभी जानते हैं कि ये कहाँ पर है, आप कहेंगे राजस्थान में है। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्लेस, चार इंपॉर्टेंट नदी। ठीक है, और अगर एक और इम्पोर्टेंट हमारा प्लेस है जिसको हम लोग लोथल कहते हैं, जो कि गुजरात में है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कहेंगे भोगवा नदी के किनारे आपका जो है वो लोथल शहर स्थित है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको इस टॉपिक से संबंधित करा दिए हैं। अब आपसे सवाल में जो मर्जी पूछ ले आप आंसर बता पाओगे, और अगर इससे हटके भी आपको सवाल पूछे जाते हैं तो 5 तो आपको पता चल ही गई, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देना, वो तो अपने हाथ में है। चलेंगे सवाल नंबर देखेंगे अगला 24 नंबर का सवाल। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि इस शब्द की मीनिंग क्या है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस पढ़ते हैं। मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर बी कहता है जीवितों का शहर, ऑप्शन नंबर सी कहता है विशाल स्नानागार, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है व्यापारिक केंद्र। तो ये जो आपका मोहनजोदड़ो है, इसका शाब्दिक अर्थ है आपका मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, महामैराथन सीरीज को देखने के लिए। फिलहाल हम चलेंगे सवाल नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारतीय इतिहास में लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी कहता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो लौह पुरुष हैं, जिन्होंने आप चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, हालांकि ये जवान की इसमें इनकी फोटो है तो आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो लौह पुरुष पूछा गया है, तो लौह पुरुष कौन है? हम सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इन्होंने भारत को एक रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 26 की ओर। भूगोल का सवाल है, ज्योग्राफी का सवाल है। सौर मंडल में यानी कि जो सोलर सिस्टम है आपका, सोलर सिस्टम में सूर्य के सबसे नियर बाई, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। शुक्र यानी कि आपका वीनस, मंगल यानी कि आपका मार्स, ठीक है, बुध जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, या फिर अर्थ जिसको हम लोग पृथ्वी कहते हैं। तो जो सबसे पास है वो आपका बुध है। ठीक है, उसके बाद आपका वीनस है, उसके बाद आपकी जो है वो पृथ्वी है, और चौथे नंबर पे आपका मंगल ग्रह है। तो ये मैंने आपको चारों जो आपके आंतरिक ग्रह हैं इसका क्रम बता दिया। तो यहाँ पे सबसे निकटतम पूछा है, सबसे नियरेस्ट पूछा है, तो आप कहेंगे मरकरी, बुध इज द करेक्ट आंसर। सेकंड नियरेस्ट पूछता तो आप शुक्र कहते, चमकीला ग्रह पूछता तो आप शुक्र कहते, मॉर्निंग स्टार पूछता तो भी आप शुक्र कहते, इवनिंग स्टार पूछता तो भी आप शुक्र कहते, और अगर ये पूछता कि अर्थ की जुड़वा बहन कौन है, तब भी आप वीनस कहते, शुक्र कहते। तो एक सवाल कई जवाब, और चलेंगे अगले सवाल 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 ऑन द स्क्रीन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं।
शनि यानी कि सैटर्न। ऑप्शन नंबर बी कहता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका अरुण यानी कि यूरेनस। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका नेपच्यून। इसको इंग्लिश में भी हम लोग नेपच्यून ही कहते हैं, हालांकि हम लोग इसको वरुण भी कह देते हैं। तो यहाँ पे हमसे लार्जेस्ट पूछा गया है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप कहेंगे बृहस्पति है। अच्छा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करनी है। ये अपने अक्ष पे कितने दिन में दूरी कंप्लीट करता है, ये भी बताना है। सूरज की ओर परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है, ये भी बताना है। और सारी बातें इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 28 देखेंगे। भारत का मानक समय यानी कि आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड रेखा पर आधारित है? ऑप्शन देख लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ऑप्शन नंबर बी कहता है 80.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ऑप्शन नंबर सी कहता है 85.5 डिग्री पूर्व देशांतर। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 0 डिग्री देशांतर। तो हम सभी जानते हैं भारत का जो मानक समय है आईएसटी है, वो आपका 82.5 डिग्री ईस्ट में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 29 देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देख पा रहे होंगे चित्र में, बहुत सुंदर नदी है ये। और ये कहाँ पे स्थित है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका इजिप्ट देश में स्थित है। इजिप्ट को हम लोग हिंदी में मिस्र कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। अब आप पहचान गए होंगे। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। अमेजन। ऑप्शन नंबर बी कहता है नील। ऑप्शन नंबर सी कहता है गंगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है यांग तजी रिवर। तो अमेज़न जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लंबी नहीं है, लंबी का मतलब लंबाई में सबसे ज्यादा। सबसे लंबी पूछा जाए तो वो नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। गंगा की बात करूं तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। और यांग तजी की बात करूं तो ये चीन की सबसे बड़ी नदी है। चारों बातें मैंने आपको लिखवा दी हैं। और अब हम चलेंगे सवाल नंबर 30 की ओर प्रस्थान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भारत। ऑप्शन नंबर बी कहता है चीन। ऑप्शन नंबर सी कहता है नेपाल। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका भूटान। तो एक्चुअल जो पोजीशन है माउंट एवरेस्ट की, वो आपकी चीन और नेपाल के बाउंड्री पे जो तिब्बत है वहां पर है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन पूछा गया है तो हम लोग नेपाल को कंसीडर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को कंसीडर करेंगे। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इस कंडीशन में। बाकी अगर आपसे ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को, हिमालय पर्वत को हम लोग नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो आपको कहना है सागर माथा। क्या कहना है? सागर माथा के नाम से जानते हैं। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ नेपाल। तो चलेंगे अगले सवाल, सवाल नंबर 31 की ओर। नंबर 31 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सहारा मरुस्थल यानी कि जो आपका सहारा डेजर्ट है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। एशिया। ऑप्शन नंबर बी कहता है उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी कहता है अफ्रीका। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका सहारा डेजर्ट है। और ये सहारा डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर बात करूं अगर मैं सहारा मरुस्थल की, तो ये कुल 11 देशों से होकर जो है वो गुजरता है। चलेंगे सवाल देखेंगे नेक्स्ट। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि ये कितने देशों से होकर गुजरता है। अगला सवाल देखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपको आराम से, ध्यान से, प्यार से समझना है। और जो चीजें नहीं आती उसको पेन डाउन कर लेना है। यही एक सही तरीका होता है प्रैक्टिस को करने का। बाकी बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस राज्य में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वन हॉर्न राइन। ठीक है, देख सकते हैं आप ऑप्शन में कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देता है। इसमें केवल एक ही सींग होता है, राइनासोरस है ये।
तो देख लेते हैं हम लोग स्टेट, ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका असम। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका गुजरात। तो ये जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर फेमस है, तो आप कहेंगे असम में है ये, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर इसकी मैं बात करती हूँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी जो है वो शामिल है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। अब पहले हमने गैंडों की बात की, अब हम बात करेंगे एशियन लायन की। तो ये जो हमारे एशियाई शेर है, एशियाटिक लायंस है, ये एक फेमस जंगल में रहते हैं जिसका नाम है गिर वन। अब ये गिर वन किस राज्य में स्थित है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका गुजरात। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका कर्नाटका। तो ये जो आपका गिर वन है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो आप कहेंगे जी से गिर और जी से गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप लिंक करके जैसे भी आपको याद हो, ये एक तरीका हुआ याद करने का। बाकी हम चलेंगे अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाखड़ा नंगल डैम किस रिवर पे ये बनाया गया है, भूगोल का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का सवाल है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी कहता है सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर सी कहता है नर्मदा नदी और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका यमुना नदी। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों में जो सतलुज नदी बहती है उस पे बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बांध है, हीराकुंड बांध। अब इस हीराकुंड बांध की क्या विशेषता है कि भारत का सबसे लंबा बांध है। तो एक चीज तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही पता चल गई कि जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट डैम है। ये किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन देख लेते हैं। कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर बी कहता है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी कहता है महानदी और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका कृष्णा नदी। तो ये जो आपका हीराकुंड डैम है ये आपके महानदी पर स्थित है और ये किस राज्य के अंदर है, तो आप कहेंगे उड़ीसा राज्य के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो इस क्वेश्चन से हमको 4 पॉइंट पता चल गए। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। कहा गया है कि कपास यानी कि कॉटन की खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी होती है, सबसे बेस्ट सॉइल कौन सा होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चित्र में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से रुई की खेती होती है आपकी। तो इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, ऑप्शन देखिए। जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी कहता है लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी कहता है काली मिट्टी यानी कि जिसको हम लोग रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो आपका इसके लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट होती है, तो आप कहेंगे इसके लिए आपका, ये आपका 36 नंबर का सवाल है और इसके लिए आपका काली मिट्टी, जिसको हम लोग रेगुड़ सॉइल भी कह देते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कह देते हैं, ये कॉटन की खेती के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और अगर इसकी मैं बात करूं तो ये जो कपास की खेती है, अगर इसके बुआई की बात करूं कि कब उसको उगाया जाता है, तो ये आपका अप्रैल से जो मई का महीना होता है इसमें इसकी खेती होती है, बुआई होती है। और अगर मैं बात करती हूँ इसकी कॉटन की, तो टॉप पे इंडिया देश है, अपना भारत देश है, सबसे ज़्यादा रुई का प्रोडक्शन अपने भारत में होता है। और अगर स्टेट पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे गुजराती क्षेत्र में काली मिट्टी है, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो ये वाला जो एरिया है गुजरात राज्य, यहाँ पे कॉटन की सबसे ज़्यादा खेती भी होती है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी हैं जो कि इस उद्योग को सपोर्ट करती हैं। तो दोनों बातें हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये इस फसल से संबंधित सभी जानकारियां थी। मिट्टी कैसी चाहिए, आप कहेंगे काली मिट्टी, इसको हम लोग रेगुड़ सॉइल भी कह देते हैं। किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे गुजरात में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे हमारे अपने देश भारत में। और इसकी बुआई का टाइम क्या है, तो आप कहेंगे अप्रैल से मई के बीच हम लोग इसकी खेती करते हैं।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 37। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक ब्यूटीफुल सी सीनरी देख पा रहे होंगे आप चित्र में। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि सिंपलेस्ट भाषा में आपसे पूछा गया है कि इंडिया में चाय की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है। सवाल देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका केरल, ऑप्शन नंबर बी कहता है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कहता है असम, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका कर्नाटका। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर यहाँ पे चाय की, तो ये जो आपका चाय है इसके लिए आपको लेटराइट मिट्टी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने मिट्टी के प्रकार पढ़े होंगे तो ये आपका कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे असम राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में चाय की सबसे ज्यादा खेती कौन करता है, तो आप कहेंगे हमारा पड़ोसी लड़ाकू देश चाइना करता है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। भारत में आसाम, विश्व में चीन, मिट्टी चाहिए लेटराइट, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 अपने स्क्रीन पे। देखिए सभी से ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे बेस्ड हैं, अलग अलग फसलों के बारे में पूछा गया है। तो इसको पढ़ लेते हैं। बाकी कहा गया है कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि आप कॉफी जो है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी कहता है केरल, ऑप्शन नंबर सी कहता है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका असम। तो भारत में जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो हमारा के कर्नाटक राज्य है, ऑप्शन नंबर ए है। और भारत में जो सबसे पहले खेती हुई थी कॉफी की, वो भी यहीं पे हुई थी, बाबा बुदान की पहाड़ी पे हुई थी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारे देश में बेसिकली कॉफी की दो किस्में जो है वो पाई जाती हैं। वो दो किस्में कौन कौन सी हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में, अगर आप कॉफी लवर होंगे तो बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो रही इससे संबंधित बाकी बातें। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ मिट्टी की, तो चाय और कॉफी दोनों के लिए ही एक जैसी मिट्टी चाहिए, लेटराइट मिट्टी इसके लिए भी चाहिए। और कर्नाटक राज्य के के बारे में हमने पढ़ा। और अगर विश्व में पूछा जाए कि सबसे अधिक खेती कहाँ पर होती है, तो आप कहेंगे ब्राजील में होती है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कॉफी से रिलेट करके, है ना। स्टारबक्स की कॉफी आजकल फेमस है। तो ये चीजें रही बात की बात। हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 39 की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन रिपीट मोड पे पूछा जाता है क्योंकि अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे भारत का पूछा गया है, तो भारत का हम लोग इजिली कह देते हैं कि हमारी जो नदी है गंगा, वो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अगर मैं गंगा की बात करूं तो ये कहाँ से निकलती है, आप कहेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के बाद ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद ये प्रवेश करती है बिहार में, बिहार के बाद ये प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद जो है वो कुछ हिस्सा बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, और कुछ हिस्सा आपका जो है वो बांग्लादेश पहुंच जाता है। तो ये इसका क्रम है बहने का, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलेंगे सवाल नंबर 40 को देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, जिसको हम लोग दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, ये कौन सी है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कावेरी, ऑप्शन नंबर बी कहता है कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी कहता है गोदावरी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका नर्मदा। तो चित्र में आप लोग गोदावरी नदी को देख पा रहे होंगे, बहुत सुंदर नदी है। तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि जो आपका ये नीचे वाला इंडिया है, ठीक है, ये जो आपका साउथ इंडिया जो है शुरू हो जाता है, तो इस वाले हिस्से में एक नदी बहती है जिसको हम लोग दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। वो नदी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका गोदावरी होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी दक्षिणी गंगा भी किस कहते हैं इसको, और इसको हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करें अगर हम लोग गोदावरी की, तो इसका जो ओरिजिन है, उद्गम है, वो नासिक जिले से है। और नासिक कहाँ पे है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। तो ये बात भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 अपने स्क्रीन पे। चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि सलाइन वाटर की लेक है, खारे पानी की झील, ये किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी कहता है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी कहता है तमिलनाडु। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये ब्यूटीफुल आपका चिल्का लेक है। यहाँ पे कई सारे जो है वो इस तरीके से चिड़िया और पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि चिल्का लेक, अब ये जो चिल्का लेक है इसकी क्या खासियत है, तो आप कहेंगे कि भारत की सबसे बड़ी सलाइन वाटर यानी कि खारे पानी की झील है, नमकीन झील है। किस राज्य में स्थित है, आप कहेंगे उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 सेकेंड ऑन द स्क्रीन। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यानी कि इंटेंसिटी मापने के लिए, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मापने के लिए हम लोग किस यंत्र, किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी कहता है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी कहता है थर्मामीटर और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका एनीमोमीटर। चित्र में देख पा रहे होंगे ये क्या है, कौन सा यंत्र है, तो आप कहेंगे अर्थक्वेक को हम लोग सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बैरोमीटर की बात करूं तो इससे हम लोग जो है वो वायुमंडल में कितना दाब है, कितना प्रेशर है, इसको हम लोग मापते हैं। थर्मामीटर से हम सभी लोग जानते हैं तापमान मापते हैं। और एनीमोमीटर की बात करूं तो ये भी इम्पोर्टेंट है, हवा की स्पीड कितनी है, हवा की गति कितनी है, ये हम लोग एनीमोमीटर से मापते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। और चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे, बढ़ेंगे सवाल नंबर 43 की ओर, क्योंकि हमको टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने हैं और सारे क्वेश्चन अपने आप में टॉप क्लास हैं। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल और पीवाईक्यू का भी लेवल और आगामी परीक्षा का भी हार्डनेस। तो तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एग्जाम का पैटर्न, 2026 का टफनेस और कुछ परसेंटेज रिजल्ट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सीरीज बनाई गई है, मेहनत करके बनाई गई है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए आए हो चैनल पे। बात करेंगे ओजोन लेयर की। तो ये जो आपका ओजोन परत है ये वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी कहता है शोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी कहता है मध्य मंडल और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका आयन मंडल। तो हमने कई बार इसकी चर्चा की है कि जो आपका शोभ मंडल है ये पहली परत है, दूसरी परत को हम लोग समताप मंडल कहते हैं, तीसरी परत को मध्य मंडल कहते हैं और चौथी परत को हम लोग बहिर्मंडल या फिर आयन मंडल कहते हैं और जो सबसे ऊपर पांचवी परत है उसको हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे ओजोन परत की, जिसको ओजोन यानी कि जिसको हम लोग O3 कहते हैं, तो ये किस भाग में पाया जाता है, तो आप देखो चित्र में देख पा रहे होंगे आप, ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर ओजोनिक है यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी समताप मंडल में भी ये देख पा रहे होंगे आप, ये सूरज की रोशनी है और ये समताप मंडल का ऊपरी हिस्सा है, तो ऊपर के हिस्से में पाया जाता है। बाकी बात करूं अगर मैं यहाँ पे समताप मंडल के नीचे के हिस्से की, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो एरोप्लेन चलने के लिए बेस्ट माना जाता है। तो दोनों बातें आपको स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल से संबंधित याद रखना है कि इसके निचले स्तर पे हवाई जहाज चलता है और इसके ऊपरी स्तर पे जो है वो आपका ओजोन गैस है। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, सवाल इंपॉर्टेंट है, ये क्लास इंपॉर्टेंट है। बाकी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। सुंदरी वृक्षों के कारण प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है। देखिए नाम पे ही नाम रख दिया गया है, ये वृक्षों का प्रकार है सुंदरी वृक्ष, इसी के नाम पे आपका सुंदरवन डेल्टा रख दिया गया है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कहता है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कहता है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका केरल। तो ये जो आपका सुंदरवन डेल्टा है ये आपके पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए लेके चलते हैं आपको अपने सवाल नंबर 45 की ओर। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है, यानी कि किस राज्य में सूरज सबसे पहले निकलता है, सबसे जल्दी उगता है। तो ब्यूटीफुल सीनरी आप देख पा रहे होंगे इस चित्र के माध्यम से, सूरज निकल रहा और कितना सुंदर दृश्य है। अक्सर हम लोग शहर में इस चीज़ों को मिस कर देते हैं, गांव में हमको ये चीज़ें जो है वो क्लियरली और ब्यूटीफुली दिखाई देती हैं सुबह सुबह। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है असम,
ऑप्शन नंबर बी कहता है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी कहता है नागालैंड। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका मणिपुर। तो भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो ये सारे आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। और सबसे पहले सूर्योदय होता कहाँ पे है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। चलिए सवाल नंबर अगला देखेंगे 46 नंबर को। संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी कहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी कहता है जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका सरदार पटेल। तो सरदार पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा जी के नाम से जानते हैं, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग कानून मंत्री के रूप में जानते हैं, और इन्होंने ही क्या किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया था। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम लोग भारत रत्न भी कह देते हैं आम भाषा में, ये हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो चारों पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर बी कहता है 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी कहता है 26 जनवरी 1950। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 2 अक्टूबर 1950। तो हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू होता है, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है वो गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। चलेंगे सवाल नंबर 48 को देखेंगे। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो हम सभी जानते हैं हमारे टोटल फंडामेंटल 11 ड्यूटी है। तो ये किस मतलब अनुच्छेद में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर बी कहता है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर सी कहता है अनुच्छेद 51 का ए। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका आर्टिकल 370। तो देखिए इसको तो हटा दिया गया था, ये चर्चे में था, कश्मीर से रिलेट करता था, तो ये तो ऑब्वियस सी बातें नहीं होगा। ये आपका स्वतंत्रता से रिलेट करता है, ये भी नहीं होगा। इसमें हम लोग संवैधानिक उपचार की बात करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। और अनुच्छेद 51 की एक की बात करूं तो इसमें हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी को डिस्कस करते हैं, यानी कि ये जो है वो इसका सही उत्तर है। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। पहले हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे, एक मौलिक कर्तव्य को हमने बाद में जोड़ा, तो ये बातें भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। फिलहाल हम चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 अपने स्क्रीन पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन देख लेते हैं। कनाडा। ऑप्शन नंबर बी कहता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका आयरलैंड। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका जर्मनी। तो ये जो आपका डीपीएसपी है ये किससे रिलेट करता है? तो आप कहेंगे आयरलैंड से लिया गया है ये चीज, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे अदर ऑप्शंस की, तो जर्मनी से हमने क्या लिया है? तो जर्मनी से आप कहेंगे हमने इमरजेंसी लिया है, आपातकाल स्थिति लिया है। बाकी बात करूँ यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची लिया है, जिसमें हम लोग केंद्र और राज्य दोनों की पावर की बात करते हैं। प्लस में यहाँ पे हमने जॉइंट सिटिंग लिया है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। बाकी बात करूंगी यहाँ पे कनाडा की, तो कनाडा से हमने क्या लिया है? केंद्र के साथ ये जो आपका संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ये क्या कहते हैं इसको हम लोग पंचायती, ये चीजें हमने कनाडा से लिया है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए, सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए। और अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल, सवाल नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 545। ऑप्शन नंबर बी कहता है 550। ऑप्शन नंबर सी कहता है 552।
और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 500। तो मैक्सिमम जो लोग हो सकते हैं लोकसभा में वो आपके 552 हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो सकते हैं, जिसमें 550 लोगों को तो आपका चुना जाता है वोटिंग के थ्रू। बाकी 2 लोगों को राष्ट्रपति क्या करती हैं, अपॉइंट करती हैं। ये जो है वो आपका एंग्लो इंडियन है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 50 फर्स्ट अपने स्क्रीन पर। सवाल कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिया गया है। तो पिछला क्वेश्चन हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से था, ये वाला सवाल हमारा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से है। तो हम सभी जानते हैं 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे पास है। भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में हमने इसको रखा हुआ है। तो ये इसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कहाँ से लिया गया है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी कहता है सोवियत आपका संघ, ऑप्शन नंबर सी कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका आयरलैंड। तो हमने यहाँ पे सभी चीजें डिस्कस कर ली है कि कहाँ से क्या हमने लिया है। बाकी बात करूँ यहाँ पे मौलिक अधिकार की, इसको हमने यूएसए से लिया है, ऑप्शन नंबर सी से लिया है, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 52 अपने स्क्रीन पे। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा यानी कि जो आपका 3 लेवल पे है, ये किस समिति की सिफारिश पर आधारित है। तो ये रिपीटेडली क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पे इसको लाया गया था। सवाल नंबर 53 देखेंगे। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये भी हमने पहले पढ़ लिया है कि 6 साल इसके जितने भी मेंबर हैं उनका टेन्योर होता है। बाकी सवाल नंबर 54 देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो भारत का जो राष्ट्रपति का जो शपथ है यानी कि जो ओथ है, इसकी चर्चा हमने आर्टिकल 60 में किया हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी भारत के जो सीजेआई हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इनको शपथ दिलाएंगे। सवाल नंबर 55 को देखेंगे अपने स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लेते हैं, कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। धन विधेयक यानी कि जो आपका मनी बिल है, केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी कहता है लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी कहता है दोनों सदन में यानी कि या तो राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, और ऑप्शन नंबर डी कहता है जो आपके स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, विधानसभा होते हैं, उसमें। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी जो बिल है वो इनिशिएट किसी भी सदन से हो सकता है, या तो राज्यसभा से हो सकता है या फिर लोकसभा से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मनी बिल पूछा गया है, धन विधेयक पूछा गया है, ये केवल और केवल लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी बात करूं अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा की गई है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर हम लोग 56 अपने स्क्रीन पे। देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, इसमें कई बार मिस्टेक होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिविक्स का सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। देख सकते हैं आप चित्र में, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है और ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। बात करें अगर मैं कि इसकी जजों की रिटायरमेंट की एज क्या है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए कहता है 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी कहता है 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी कहता है 65 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 70 साल। तो यहाँ के जो जजेस होते हैं उनके रिटायरमेंट की जो एज है वो आपका 65 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बाकी अनुच्छेद 124 में इसकी चर्चा की गई है। और वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए उच्च न्यायालय यानी कि आपका हाई कोर्ट, तो ये जो आपका हाई कोर्ट है, यहाँ के जो जज होते हैं इनके रिटायरमेंट की एज आपकी 62 वर्ष होती है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल में रिटायर होंगे और हाई कोर्ट के जज आपके 62 साल में रिटायर होंगे। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 ऑन द स्क्रीन।
किसी राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आपके स्टेट में इस टाइम राज्यपाल कौन है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि पता चले कि कम से कम आपको अपने स्टेट की तो नॉलेज है और आप इस वीडियो को किस स्टेट से देख रहे हो। बाकी बात करूं तो इस चीज की जो चर्चा है वो आर्टिकल 155 में किया गया है, अनुच्छेद 155 में इसकी बात कही गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल बनने के लिए जो मिनिमम एज होना चाहिए वो प्रेसिडेंट के ही बराबर होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 58 ऑन द स्क्रीन। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए कहता है अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर सी कहता है अनुच्छेद 324 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका अनुच्छेद 352। तो हम सभी जानते हैं ये जो चुनाव आयोग है। अच्छा, अभी भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप कहेंगे ज्ञानेश कुमार का नाम आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है ज्ञानेश कुमार, ये अभी क्या है? चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है। बाकी बात करें अगर इसके आर्टिकल की, तो अनुच्छेद किस में इसकी चर्चा की गई है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 324 में इसकी चर्चा की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बाकी बात करूं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद 280 की, तो ये आपका फाइनेंशियल से संबंधित है। 315 में हम लोगों ने लोकसभा की चर्चा की है। बाकी अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे अनुच्छेद 352 की, इसमें इमरजेंसी की बात की गई है। ठीक है, तो सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 59 ऑन द स्क्रीन। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान यानी कि जो वोटिंग की एज है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? सवाल इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि हमारे देश में क्या होता था कि पहले जो 21 साल या फिर उससे ज्यादा के लोग थे, केवल और केवल उनको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन बाद में उस 21 को कम करके 18 कर दिया गया और आज कोई भी व्यक्ति जो कि 18 प्लस हो उसको वोटिंग राइट है। तो बात करेंगे हम लोग आगे की। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि किस संशोधन में किया गया है? देख लेते हैं ऑप्शन। 42nd संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी कहता है 44th संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी कहता है 61st संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 86th संविधान संशोधन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि घटाकर कर दी गई है, तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी बात करूं अगर मैं आगे की, तो 61वां संविधान संशोधन जो है वो कब आया था? तो आप कहेंगे ये जो आपका 61st संविधान संशोधन है ये 1988 में आया था। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था कि जो आपका वोटिंग एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। बाकी 42nd जिसको हम लोग लघु संविधान भी कह देते हैं, ये 1976 में आया था, जिसमें कई सारे बदलाव हुए थे। 44वां संविधान संशोधन में इन बदलावों को सुधारा गया था, 1978 में आया था। और ये जो आपका 86 संविधान संशोधन है ये आपका 2002 में आया था, जिसमें हमने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है वो एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था, और इसको ही हमने जो है वो मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया है। ये हमारा 11th मौलिक कर्तव्य है। तो सारी बातें आपको ध्यान रखना है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। 42nd संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 61वां संविधान संशोधन 1988, आपका 86 संविधान संशोधन 2002 में आया था, जिसमें एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। सवाल नंबर 60 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन को किस अनुच्छेद के तहत
मौलिक अधिकार बनाया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 का ए, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन नंबर सी कहता है अनुच्छेद 24, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका अनुच्छेद 32। तो ये जो आपका शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, ये अनुच्छेद 21 के तहत इसको मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी अनुच्छेद 32 की बात करूं तो ये आपका संवैधानिक उपचार से संबंधित है। अनुच्छेद आपका 19 ये आपका स्वतंत्रता से संबंधित है। और ये जो आपका अनुच्छेद 24 है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार से जो है वो इसको रिलेट किया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं इस सवाल से संबंधित, और देखेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार की, तो वही इसको जो है वो 86 संविधान संशोधन में ही इसको भी जोड़ा गया था। और ये कब आया था? तो आप कहेंगे 2002 में, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को जो है वो स्कूल भेजना मौलिक अधिकार बताया था। आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार कहते हैं इसको हम लोग, और ये भाग 3 के अंदर आता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है इस सवाल से संबंधित। और अब हम लोग धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को खत्म करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी कहता है अनुच्छेद 17, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका अनुच्छेद 18। तो ये जो आपका अस्पृश्यता का अंत है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये इसकी चर्चा आपकी कहाँ की गई है? तो आप कहेंगे इसकी चर्चा अनुच्छेद 17 में की गई है। बाकी 18 की बात करूं तो इसमें उपाधियों को खत्म किया गया है। उपाधि जैसे कि कुछ लोग खलीफा लगा लेते हैं, कुछ लोग अदर 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 टाइटल्स लगा लेते हैं। बाकी बात करूं तो आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष में हर कोई बराबर है कानूनी रूप से। और आर्टिकल 15 कहता है आपका कि किसी भी जो आपका स्टेट है, स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा, यानी कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, अमीर हो गरीब हो कहीं से भी हो। बाकी बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 62 को देखेंगे। भारत में सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 2002, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2005, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2009, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 2010। तो भारत में जो आपका सूचना का अधिकार है ये किस वर्ष लागू हुआ? तो आप कहेंगे 2005 में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लागू हुआ, और तारीख उस दिन 12 अक्टूबर की थी। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग किसी पे भी आरटीआई लगा सकते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट केस में, और उससे जवाब मांग सकते हैं। तो ये काफी बेनिफिशियल हुआ लोगों के लिए। 12 अक्टूबर का दिन है, 2005 का वर्ष है, और सूचना का अधिकार आपके सामने है। चलेंगे सवाल नंबर 63 को देखेंगे। ग्राम पंचायत का मुखिया सामान्यतः कौन होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। विधायक, ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका सरपंच, या जिसको हम लोग ग्राम प्रधान भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कहता है मेयर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका वार्ड सदस्य। तो देखिए जो आपके विधायक जी हैं, ये आपकी विधानसभा या विधान परिषद में बैठते होंगे। सरपंच या ग्राम प्रधान, यही आपके ग्राम पंचायत में बैठते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बाकी मेयर की चर्चा जो है वो नगर निगम में हम लोग करते हैं, और वार्ड सदस्य की बात करूं तो इनको अलग अलग वार्ड में ये लोग खड़े होते हैं। चलेंगे अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 को। बड़े शहरों में स्थानीय प्रशासन की संस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। नगर पंचायत, ऑप्शन नंबर बी कहता है नगर पालिका, ऑप्शन नंबर सी कहता है नगर निगम, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका ग्राम सभा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो बड़े शहर हैं उसमें स्थानीय प्रशासन को क्या कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं उसको हम लोग नगर निगम कहते हैं। बाकी जो छोटे कस्बे होते हैं, छोटे शहर हैं,
उसमें हम लोग क्या कहते हैं स्थानीय प्रशासन को, तो आप कहेंगे वहां पे हम लोग उसको नगर पालिका कहते हैं, जबकि जो बड़े बड़े शहर हैं उसको वहां पे हम लोग नगर निगम कहते हैं। तो बेसिकली अथॉरिटी सारी एक जैसी है, नाम में बदलाव कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 65 ऑन द स्क्रीन। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी कहता है उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति यानी कि जो आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? तो आप कहेंगे वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 66 को देखेंगे। भारत का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी कहता है मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत का जो प्रथम नागरिक है हम सभी जानते हैं वो किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है, माननीय राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति कौन है? तो आप कहेंगे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये सवाल है और ये इसका जवाब है। हालांकि हम लोग कई बार इन पे कमेंट कर देते हैं, टिप्पणी कर देते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो केवल रबर स्टैंप है और कुछ नहीं है, लेकिन हालांकि साइनिंग अथॉरिटी तो इन्हीं के पास होती है। तो इसलिए, और काफी महत्वपूर्ण पद भी है, सबसे प्रमुख पद है, सबसे टॉप पे आती है और सारा काम इन्हीं के नाम पर होता है। इसीलिए राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण है, साइनिंग अथॉरिटी इनके पास है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए इनको कई सारी सुख सुविधाएं भी मिलती हैं और ये भारत के प्रथम नागरिक हैं। सवाल नंबर 67 देखेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं यानी कि कितना शेड्यूल है? ऑप्शन नंबर देखेंगे ए 8, ऑप्शन नंबर बी कहता है 10, ऑप्शन नंबर सी कहता है 12 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 22। तो यहाँ पे पूछा गया है अनुसूची यानी कि शेड्यूल पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में स्टार्टिंग में टोटल कितनी अनुसूची थी? तो आप कहेंगे 8 थी, ठीक है। बाद में कितनी हो गई? वर्तमान में 12 हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। कौन कौन सा जोड़ा गया आपका? 9, 10th, 11th और 12th, चार चीजें जोड़ी गई। आपका 1951 में 9th जुड़ा। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ 10वें की, तो 1985 में जोड़ा ये। 11वां आपका 1992 में जोड़ा और 12वां भी आपका जो है वो 1992 में ही जोड़ा। ये आपका भूमि सुधार से है, लैंड रिफॉर्म से है। बाकी बात करती हूँ अगर मैं 10 की, तो ये दल बदल से संबंधित है। और इसके अलावा बात करती हूँ 11 की, तो ये पंचायत से रिलेट करता है। जबकि अगर मैं 12 की बात करूँ तो ये नगर में जो आपका नगर प्रशासन है उससे संबंधित है। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, अब टोटल 4 जो है वो जुड़ गई है। स्टार्टिंग में 8 थी, 4 और जुड़ गई, यानी कि 9, 10th, 11th और 12th। तो चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना है और जितने एडिशनल पॉइंट्स लिखवाए हैं वो भी आपको जो है वो याद कर लेना है। सवाल नंबर 68 देखेंगे। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी कहता है 44th संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी कहता है 73rd संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 86th संविधान संशोधन। तो यहाँ पे आपका संपत्ति के अधिकार का अनुच्छेद पूछा गया है। तो हालांकि इसमें हमें संशोधन पूछा गया है, तो ये जो है आपका, आप सभी जानते होंगे कि संपत्ति का जो अधिकार है, ठीक है, वो क्या है? तो आप कहेंगे कि इसमें क्या किया गया है कि 44th संविधान संशोधन 1978 में इसको जो है वो हटा दिया गया है और इसका अनुच्छेद पहले आर्टिकल 30 था, अब इसको हटा दिया गया है, अब इसको जोड़ दिया गया है कहाँ पे? तो आप कहेंगे आर्टिकल 300 के ए में इसको जोड़ दिया गया है। ये इसका वर्तमान का अनुच्छेद है। संशोधन आपका 44वां है, साल आपका 1978 है। पहले इसका अनुच्छेद 30 हुआ करता था, अब अनुच्छेद 300 का ए है। तो इस सवाल से इम्पोर्टेंट, इस सवाल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए और चलिए
अब चलते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 69 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सारी क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, लेकिन जिसमें मैं स्टार मार्क कर देती हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन पढ़ते हैं। 1990, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1993, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2000 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 2005। तो ये जो आपका NHRC है इसकी स्थापना आपका 1993 में होता है, 12 अक्टूबर को हुआ था। और अगर इसके मैं अध्यक्ष की बात करूं तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना होता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। क्या नाम है इनका? तो आप कहेंगे राम सुब्रमण्यम इनका नाम है, वी राम सुब्रमण्यम इनका नाम है, और ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, सवाल नंबर 69 काफी इंपॉर्टेंट था। और आज के 70वें नंबर सवाल को देखेंगे, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। कहा गया है कि संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, ये जो धर्मनिरपेक्ष आपका शब्द है ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो चित्र में आपको प्रियम्बल देख देख पा रहे होंगे, प्रस्तावना देख पा रहे होंगे, जिसको आजकल हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष हुआ था? आप कहेंगे 1976 में हुआ था। 44th संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 76th संविधान संशोधन या फिर 86th संविधान संशोधन। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो आपका 42वां संविधान संशोधन है इसमें प्रियम्बल में कुल 3 चीजें ऐड हुई हैं, और वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? तो एक आपने देखा धर्मनिरपेक्ष, एक आपका समाजवाद जो है वो जुड़ा, ठीक है, समाजवादी, और एक आपका शब्द अखंडता। ये 3 चीजें जोड़ी गई आपके संविधान संशोधन 42 1976 के साल में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का, इस इम्पोर्टेंट सवाल का सही उत्तर है। बढ़ेंगे अगले सवाल, सवाल नंबर 71 ऑन द स्क्रीन। सवाल हमारा पेडागोजी से संबंधित है। पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि यानी कि जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर बी कहता है विलियम किलपेट्रिक, ऑप्शन नंबर सी कहता है मारिया मॉन्टेसरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका रूसो। तो प्रोजेक्ट विधि के जो फादर माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो आप कहेंगे विलियम किलपेट्रिक इसके फादर माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 72 देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी कि जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, ये मुख्य रूप से किस पर बल देती है? ऑप्शन देख लेते हैं। रटने पर, ऑप्शन नंबर बी कहता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी कहता है ज्ञान के निर्माण पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका केवल परीक्षा पास करने पर। तो ये जो आपका एनसीएफ 2005 है ये किस पर बल देती है? तो आप कहेंगे ज्ञान के निर्माण पर बल देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 73 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों को पास या फिर फेल करना, ऑप्शन नंबर बी कहता है छात्रों को रैंक देना, ऑप्शन नंबर सी कहता है सीखने की कमियों को समझना और सुधारना, और ऑप्शन नंबर डी कहता है शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन करना। तो सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन क्यों किया जाता है? आप कहेंगे जब हम लोग सीखने की कमियों को समझते हैं और उसको सुधारते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, तब हम उसको इवैल्यूएशन कहते हैं यानी कि मूल्यांकन करना कहते हैं। सवाल नंबर 74 देखेंगे। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों के कितने डोमेन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 2, ऑप्शन नंबर बी कहता है 3, ऑप्शन नंबर सी कहता है 4 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 5। तो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसके हिसाब से शैक्षिक उद्देश्यों के कुल टोटल 3 डोमेन है, और वो 3 डोमेन कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक। तो ये 74 नंबर का सवाल ब्लूम की टेक्सोनॉमी से पूछा गया था। महत्वपूर्ण सवाल था, स्टार मार्क कर लीजिए शिक्षा शास्त्र का। बाकी चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 75 को देखेंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप का सबसे बड़ा लाभ क्या है?
ऑप्शन देख लेते हैं। यह छात्र को मनोरंजन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि यह वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है इससे स्कूल का समय जल्दी बीतता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि टीचर को पढ़ाने में आराम मिलता है। तो देखिए, जब हम लोग फील्ड ट्रिप करते हैं तो इससे क्या होता है कि चीज बच्चे जो हैं वो लाइव प्लेसेस पे जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, फिर अपनी किताबी लैंग्वेज को, बुकिश लैंग्वेज को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ये चाय की खेती के लिए ये जगह चाहिए, ऐसी मिट्टी चाहिए, ऐसी जगह चाहिए, ऐसा तापमान चाहिए। तो अगर आप उनको चाय की जहाँ पे खेती हो जाती है वहां पे आप उनको लेके जाओगे तो फिर वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसे ही अदर चीज़ें, अदर एग्जाम्पल अलग अलग, आप किसी मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ाओगे, किसी इमारत के बारे में पढ़ाओगे और उनको कोई इमारत दिखाने ले जाओगे तो चीज़ें उनको बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। फिर आप उनको बताओगे कि देखो इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको इस साल में बनाया, इन इन राजाओं ने बनाया। तो बच्चे उससे कनेक्ट हो पाते हैं। पढ़ाने का एक बेस्ट तरीका है। सवाल नंबर 76 देखेंगे। खुली किताब परीक्षा, यानी कि ये जो आपका ओपन बुक एग्जाम है, ये जो आपका ओपन बुक एग्जाम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों के रटने की क्षमता को जांचना, तो रटना मना है। बाकी ऑप्शन नंबर बी कहता है नकल को बढ़ावा देना, ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी कहता है वैचारिक समझ और चिंतन कौशल को परखना, तो उनके थॉट्स को जानना, उनके स्किल्स को पहचानना, यही ओपन बुक एग्जाम का मुख्य उद्देश्य है। सवाल नंबर 77 देखेंगे। एक छात्र के पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल उसकी वार्षिक परीक्षा के अंक। ऑप्शन नंबर बी कहता है छात्र द्वारा समय के साथ किए गए कार्यों का संग्रह। ऑप्शन नंबर सी कहता है केवल शिक्षक की टिप्पणियां। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है छात्र की उपस्थिति का रिकॉर्ड। तो देखिए, ये जो आपका पेडागोजी संबंधित जो प्रश्न होते हैं इसको अगर आप अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, इजीली आप सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। बाकी पोर्टफोलियो क्या होता है कि एक तरीके से आप इसको बॉक्स मान लीजिए, पेपर बैग मान लीजिए, जिसमें जो भी छात्र, मान लीजिए कि ये आपका यूनिट 1 का टेस्ट है, ये आपका यूनिट 2 का टेस्ट है, ये आपका यूनिट 3 का टेस्ट है, फिर आपका जो है वो अर्ध वार्षिक परीक्षा होती है, फिर आपका एनुअल एग्जाम होता है। तो ये सारी चीज का और अदर अदर चीजों का आपका जो भी आपने काम किया है टाइम के साथ, वो सभी का रिकॉर्ड रहता है। यानी कि छात्र द्वारा समय के साथ किए गए कार्यों का संग्रह कह सकते हैं इसको हम लोग। सवाल नंबर 78 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण के बाद, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद। ऑप्शन नंबर बी कहता है सत्र की शुरुआत में, यानी कि सेशन के स्टार्टिंग में। ऑप्शन नंबर सी कहता है वार्षिक परीक्षा से ठीक पहले। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग उपचार कर रहे हैं। तो उपचार हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, है ना, तभी हम लोग उपचार करेंगे। यानी कि पहले हम लोग टेस्ट लेंगे, निदानात्मक परीक्षण लेंगे, बच्चों की कमियों का पता करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपका रेमेडियल टीचिंग करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। सवाल नंबर 79 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मानचित्र यानी कि मैप का उपयोग मुख्य रूप से कौन सा कौशल विकसित करता है? ऑप्शन देखिए। गणितीय कौशल। ऑप्शन नंबर बी कहता है स्थानिक समझ। ऑप्शन नंबर सी कहता है भाषाई कौशल। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका रटने का कौशल। तो ये जो आपका सामाजिक विज्ञान है इसमें मानचित्र का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे स्थानिक समझ को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैप में क्या होता है कि चीजों को हम लोग बेहतर तरीके से विजुलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। सवाल नंबर 80 देखेंगे। इतिहास के अध्ययन में प्राथमिक स्रोत यानी कि प्राइमरी सोर्स का एग्जाम्पल कौन सा है? तो प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जो सबसे पहले लिखे गए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। इतिहास की किताब, तो भाई ये तो छपे हैं, कई लोगों ने मिलकर इसको छापा है, कोई ना कोई सोर्स होगा, वहां से छापा होगा।
किसी इतिहासकार द्वारा लिखा गया लेख। तो इतिहासकार यानी कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को पता लगाते हैं और फिर लिखते हैं। तो ये भी सेकेंडरी सोर्स हो गया। प्राचीन सिक्के और शिलालेख, तो भाई यही जो है वो प्राइमरी सोर्स है, यही सबसे पहले पाए जाते थे। और बात करूँ विकिपीडिया की, तो ये आपका ऑनलाइन सेकेंडरी सोर्स है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि जो पहले के जो कॉइन्स होते थे या फिर शिलालेख होते हैं, इन सब चीज़ों की हेल्प से आप प्राइमरी सोर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। सवाल नंबर 81 देखेंगे। समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन विधि का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। यह कक्षा में शोर बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि यह आपका छात्रों में आलोचनात्मक सोच और सामाजिक कौशल बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर सी कहता है इससे पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका यह केवल होशियार छात्रों के लिए है। तो ग्रुप डिस्कशन होशियार छात्रों के लिए नहीं है, इससे पाठ्यक्रम जल्दी नहीं बल्कि टाइम पे या फिर लेट ही पूरा होता है। हालांकि बच्चे शोर करते हैं कक्षा में, लेकिन इससे फायदा क्या है, तो बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग है और जो स्किल्स है यानी कि जो आलोचनात्मक सोच है उसको बढ़ाता है। यानी कि काफी ज्यादा ग्रुप डिस्कशन भी एक अच्छा मेथड है पढ़ाई का, और ये आपका इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 82 देखेंगे। भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले विधि छात्रों में मुख्य रूप से क्या विकसित करती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। रटने की क्षमता, गलत बात है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की सहानुभूति यानी कि एम्पैथी। ऑप्शन नंबर सी कहता है केवल इससे लोगों को एक्टिंग आ जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कि इससे लिखने का जो कौशल है उसमें भी इम्प्रूव होता है। तो जब हम लोग किसी का रोल प्ले करते हैं तो उसके जीवन के बारे में जानते हैं, उसके सभी पक्षों के बारे में पढ़ते हैं, तो इससे हमें दूसरों का दृष्टिकोण समझ में आता है, साथ के साथ हमें चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 83 अपने स्क्रीन पे। आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड में शिक्षण किस दिशा में आगे बढ़ता है? देख लेते हैं एग्जाम्पल। नियम से उदाहरण की ओर। ऑप्शन नंबर बी कहता है उदाहरण से नियम की ओर। ऑप्शन नंबर सी कहता है कठिन से सरल की ओर। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका अमूर्त से मूर्त की ओर। ये जो आपका आगमन विधि है, इंडक्टिव मेथड है, ये क्या होता है, तो पहले आप इसमें एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, और फिर आप जो है वो नियम बताते हैं। जैसा कि आपने बोला कि देखो बच्चों ये क्या है, तो ये आपका पेन है। ये क्या है, तो ये आपकी कॉपी है। ये क्या है, तो ये अदर चीजें हैं। इसके बारे में हमने लोगों को बताया। फिर हमने उनको नाउन की डेफिनेशन दिया कि नाउन क्या है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर जानवर को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो पहले इस आगमन विधि में हम लोग उदाहरण देते हैं, फिर हम नियम की ओर जाते हैं। जबकि निगमन विधि में हम लोग क्या करते हैं, पहले नियम बताते हैं फिर उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका मूर्त से अमूर्त की ओर काम करती है। ये आपका मूर्त से अमूर्त की ओर काम करती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर काम करती है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बाकी चलिए चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 ऑन द स्क्रीन। 84 नंबर का सवाल कह रहा है कि कक्षा में श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये आपका एक अच्छा टीएलएम का मेथड है। इससे क्या होता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह शिक्षण को अधिक रोचक और सुगम बनाता है, यानी कि इंटरेस्टिंग बनाता है पढ़ाई को। यह समय बिताने का अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि इससे शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता। और ऑप्शन नंबर डी कहता है यह केवल सजावट के लिए है। तो ये जो आपका दृश्य श्रव्य सामग्री है यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स है, इससे पढ़ाई आपकी इंटरेस्टिंग होती है और इजी आप लोग उसको समझ पाते हो। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 85 देखेंगे। पृथ्वी का सबसे सटीक 3D मॉडल किसको माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मानचित्र। ऑप्शन नंबर बी कहता है ग्लोब। ऑप्शन नंबर सी कहता है चार्ट। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका एटलस। तो एटलस क्या होता है, आप कहेंगे मानचित्र के संग्रह को हम लोग एटलस कहते हैं। चार्ट आपका कुछ इस तरीके से होता है। ग्लोब आपका 3D होता है और इसी में हम लोग चीजों को बखूबी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, बाकी मानचित्र आपका 2D है। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 86 अपने स्क्रीन पे। इतिहास शिक्षण
यानी कि हिस्ट्री पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तिथियों को याद करना। ऑप्शन नंबर बी कहता है वर्तमान को समझने के लिए अतीत का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी कहता है राजाओं की कहानियां सुनना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है युद्धों का महिमा मंडन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो, आप लोग हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमको वर्तमान को समझने के लिए अतीत का विश्लेषण कर पाए कि ये जो हमारे देश की स्थिति है वो किस वजह से है, कहाँ क्या है नहीं है, क्या हुआ पहले नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सवाल नंबर 87 देखेंगे। भूगोल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध, केवल देशों की राजधानियां याद करना, ऑप्शन नंबर सी कहता है आर्थिक विकास के मॉडल को समझना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका राजनैतिक विचारधाराएं। तो राजनैतिक का भूगोल से कोई संबंध नहीं है। आर्थिक विकास का मॉडल हम लोग समझते हैं, लेकिन इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। केवल राजधानियां याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे हम लोग क्या समझ पाते हैं कि इंसान और पर्यावरण के बीच का जो पारस्परिक संबंध है, वो रिलेशन है, कैसे मानव पर्यावरण पे डिपेंड है और कैसे पर्यावरण को मानव चला रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 88 देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम लोग सीसीई कहते हैं, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन देख लेते हैं। हर दिन परीक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल पढ़ाई का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चे के सर्वांगीण विकास का नियमित मूल्यांकन। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका केवल खेल कूद का मूल्यांकन। तो ये जो आपका सतत मूल्यांकन है ये क्या है? तो आप कहेंगे इसमें बच्चों का हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास का बात करते हैं, और नियमित रूप से हम लोग जो है वो इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सवाल नंबर 89 देखेंगे। पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहला कदम, ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री चुनना। ऑप्शन नंबर बी कहता है शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर सी कहता है मूल्यांकन के प्रश्नों को बनाना। और ऑप्शन नंबर डी कहता है गृह कार्य तय करना। तो यहाँ पे जो सबसे पहला उद्देश्य है वो क्या है कि शिक्षण उद्देश्यों, यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वो लेसन प्लान बनाते हैं, यानी कि ये इसका पहला स्टेप है। सवाल नंबर 90 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सहयोगात्मक अधिगम, जिसको हम लोग कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा अकेले पढ़ाना, तो जब टीचर अकेले पढ़ाएगा तो सहयोग नहीं होगा। छात्रों का एक दूसरों के साथ समूह में सीखना। ऑप्शन नंबर सी कहता है छात्रों के बीच आपका टक्कर कंपटीशन। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका ट्यूशन से सीखना। देखिए कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, आपका सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है कि छात्रों का एक दूसरे की हेल्प से ग्रुप में सीखना, कि ये इसको आता है, ये इसको आता है, और कोई चीज इसको आता है। तो उसने क्या किया, जो इसको आता था वो इसने दोनों को बता दिया, जो इसको आता था वो इन दोनों को बता दिया, और जो इसको आता था वो इसने दोनों को बता दिया। तो इस तरीके से पढ़ना एक बेस्ट तरीका भी है और एक अच्छा इंटरेस्टिंग वे भी है। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 91। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी को किस रूप में देखा जा सकता है? डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है क्लास में? मान लीजिए कोई बच्चा पंजाब का है, कोई राजस्थान का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई साउथ इंडिया से आया हुआ है। तो लैंग्वेज, खान पीन, पहनावा, सोच समझ, ये सभी चीजें डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो इसको हम लोग अगर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव वे में लेंगे, ना कि एक बाधा के रूप में। इसको हम लोग एक संसाधन के रूप में लेंगे, सारी चीजें सबकी क्वालिटी एक दूसरे को बताएंगे। इग्नोर करने की चीज नहीं है और ये अनुशासनहीनता का भी कारण नहीं है। चलेंगे सवाल नंबर 92 देखेंगे। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि भेदभाव गर्ल्स एंड बॉयज के बीच जेंडर बेस्ड। ऑप्शन देख लेते हैं। लड़के और लड़कियों को अलग अलग बिठाना,
तो अलग अलग बिठाना, इग्नोर करना, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। लड़कों और लड़कियों को गैर पारंपरिक भूमिका में चर्चा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। केवल लड़कियों पे ध्यान देना भी गलत है और केवल लड़कों को कठिन काम देना भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे उदाहरण देंगे जो मतलब पूर्व भूमिका से डिफरेंट है। जैसे कि लोगों के मन में ये बैठ बैठ गया है कि जो महिला है वो एक टीचर होगी, जबकि ऐसा नहीं है। पुरुष भी शिक्षक होते हैं और अच्छे शिक्षक होते हैं। बाकी ये कहा गया है कि महिलाएं जो हैं उनको खाना बनाना आता है, जबकि एक से एक शेफ ऐसे हैं, कुणाल कपूर और भी बहुत सारे अलग अलग, जो कि बहुत अच्छे कुक हैं, शेफ रहे हैं। पायलट महिला है, राष्ट्रपति महिला है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देखिए, आप स्टीरियोटाइप को कम कर सकती हो। आर्मी में महिला है ना। 93rd नंबर का सवाल देखेंगे। निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेड देना। ऑप्शन नंबर बी कहता है छात्र की विशिष्ट सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी कहता है छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका अभिभावकों को शिकायत करना। तो ये जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है, यानी कि जो आपका निदानात्मक परीक्षण है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है? तो बच्चों को कहाँ पे कठिनाइयां हो रही हैं, इन सब चीजों का पता लगाना। सवाल नंबर 94 देखेंगे। पूछा गया हमसे, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है कि अपने इलाके के जल स्रोतों की सूची बनाओ, तो यह किस प्रकार के कौशल का आकलन करती है? तो देखिए, जब एक टीचर कहता है कि अपने आसपास की लिस्टिंग करो या अपने आसपास में कुछ एक्सपेरिमेंट करो, कुछ काम करो, तो ये किस कौशल, किस स्किल को बढ़ावा देता है? तो ज्ञान तो उसको किताब पढ़ के भी हो जाएगा, यानी कि ये नहीं है। अनुप्रयोग यानी कि उस चीज को अप्लाई करना, ऑब्जर्व करना, इस स्किल्स को बढ़ावा दिया जाता है। बाकी मेमोरी के लिए जरूरी नहीं है। और रोट लर्निंग को तो बिल्कुल ही डिनाई किया गया है किसी भी करिकुलम में। सवाल नंबर हम लोग 95th देखेंगे, जिसमें ये जो सवाल है ये हमारा पेडागोजी का सवाल है और अच्छा सवाल है, कई बार पूछा जाता है, तो इसको सुनते हैं। समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का अंतिम चरण कौन सा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। समस्या की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका डेटा इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका परिकल्पना का निर्माण करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका कि निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो देखिए, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसके टोटल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो 3 तरह के होते हैं। और वो 3 स्टेप कौन कौन सा है, हमें इसमें अंतिम पूछा गया है, लास्ट स्टेप पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समस्या को पहचानते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं समस्या को। दूसरा फिर हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग डेटा इकट्ठा करेंगे, तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरे और अंतिम चरण में हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों का निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, कंक्लूजन निकालते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये 3 स्टेप है और ये इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे अंतिम चरण पूछा गया, तो निष्कर्ष निकालना इसका अंतिम चरण है। बाकी अगर आपसे ये पूछा जाता कि सेकंड पूछ लिया जाता, फोर्थ पूछ लिया जाता, तो अब आप सभी चीजें बता पाओगे। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल हमारा कहता है, ना सवाल नंबर 96 अपने स्क्रीन पे कहा गया है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त अंत प्रश्न का उदाहरण है? ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि ये क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका कि भारत की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर बी कहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि यदि आप राजा होते तो अपने क्षेत्र में क्या बदलाव करते। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि पृथ्वी का आपका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन का जो आपका जवाब है, ठीक है, ओपन एंडेड सवाल ये क्या है, इसमें आप चीजों को डिटेल में अपने हिसाब से जो भी चाहो वो आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग और ये भी हम लोग ये चीजें नोटिस करते हैं कि जब ये शुरू होता है तो क्या, कैसे, किस तरह, इन सब चीजों के बारे में प्रश्न उठता है।
ठीक है, इसमें आपको गहन जानकारी चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, है ना। तो इसमें आप लोग क्या करते हो कि पढ़ लेते हैं हम लोग ऑप्शन को। इसमें कहा गया है कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे नई दिल्ली, उसमें आप डिटेल एग्जाम्पल नहीं दे सकते, अपनी नॉलेज नहीं बता सकते। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि यदि आप राजा होते तो क्या क्या बदलाव करते, ये डिटेल में जानकारी है। अब आप बता पाओगे कि यदि मैं राजा होता तो मेरे राज्य में कोई गरीब नहीं होता, कोई भूखा नहीं सोता, सबको काम मिलता। तो इसमें आप अपनी जानकारी को एक्सप्लेन कर पाओगे, डिटेल कर पाओगे, और यही ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। बाकी पानीपत का प्रथम युद्ध हम सभी जानते हैं 26 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाकी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप भी हमको पता है वो एशिया है, ज्यादा डिटेलिंग में हम लोग इसको नहीं बता पाएंगे। सवाल नंबर 97 देखेंगे, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समकालीन मुद्दों यानी कि कंटेम्प्ररी इशू को शामिल करने का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। यह छात्रों को समाचार पत्र पढ़ने से रोकता है, तो ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, यह छात्रों को वर्तमान दुनिया और उनके मुद्दों से जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग करंट को अपने लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो हम लोग करंट का जो आपका वर्ल्ड चल रहा है इसके बारे में, मुद्दों के बारे में हम इससे चीजें कनेक्ट कर पाते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, और इतिहास को भूलने में हेल्प मदद करता है। तो भाई हमें इतिहास को भूलना क्यों है, बहुत अच्छा हमारा इतिहास रहा है। तो ये चीजें गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 98 देखेंगे। देखिए पेडागोजी के भी इसमें 30 क्वेश्चन आपके लिए डाले गए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सवाल में, एग्जाम्स में आपको पेडागोजी भी पूछा जाता है। पूछा गया है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। सभी छात्रों की व्यक्तिगत जरूरत यानी कि जो पर्सनल नीड है और सीखने की शैलियों का सम्मान करके। ऑप्शन नंबर, समावेश का मतलब क्या होता है। समावेश का मतलब होता है कि जिसको जितनी जरूरत, सबके लिए उस तरीके से एफर्ट डालना, सब पे कंसंट्रेट करना, सबको एक साथ लेकर चलना। ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन नंबर सी कहता है कमजोर छात्र को अलग बिठाओ, तेज छात्रों को अलग बिठाओ। और ऑप्शन नंबर डी कहता है सभी के लिए सेम मेथड फॉलो करो। तो देखिए समावेश तभी होगा जब हम लोग कमजोर को कमजोर समझेंगे और उसकी चीजों पे भी ध्यान देंगे, और इंटेलिजेंट की भी जो नीड्स हैं दोनों को फोकस करेंगे, दोनों को फुलफिल करेंगे, यानी कि सभी छात्रों का जो व्यक्तिगत नीड है उसको हम लोग सम्मान करेंगे। सवाल नंबर 99 देखेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। सत्र के अंत में छात्रों को ग्रेड देना। ऑप्शन नंबर बी कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी कहता है छात्रों को फेल करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना। तो ये जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो मान लीजिए आपने एक चैप्टर और दो चैप्टर आपने पढ़ा दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, टेस्ट लोगे। फिर आप देखोगे कि बच्चों को क्या आया, नहीं आया। फिर आप क्या करोगे, उसका निदान निकालोगे, उसको सॉल्व करोगे, उनकी प्रॉब्लम को समझोगे। यानी कि शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर सुधार करना, बार बार सुधार करना। और आज का अंतिम सवाल शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी से, सामाजिक विज्ञान के पाठ में इतिहास और भूगोल को एक साथ जोड़कर पढ़ाना किस दृष्टिकोण का उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं। अलग थलग दृष्टिकोण, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है बहुविषयक दृष्टिकोण, यानी कि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। ऑप्शन नंबर सी कहता है अंतः विषय दृष्टिकोण, यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका रटंत अप्रोच, यानी कि रोट अप्रोच। तो जब हम लोग भूगोल और इतिहास को साथ में जब हम लोग पढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है कि चीजें जो है वो क्या करती हैं कि चीजें लिंक हो जाती हैं, और कई हद तक आपका जो है वो हेल्प भी होता है। तो जब हम लोग इतिहास और भूगोल को एक साथ बैठकर पढ़ाते हैं तो हमको पता चलती हैं कई सारी चीजें, और ये लोग एक दूसरे को हेल्प भी करती हैं। तो इसमें जो है एक दूसरे के सब्जेक्ट्स को समझने में भी हेल्प करता है, यानी कि ये आपका अंतः विषय दृष्टिकोण है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो इसी के साथ आज के हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महामैराथन क्लास के यहीं पे कंप्लीट होता है। जल्द मिलेंगे।